जितने भी एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में, तो उसको हम लोग सारा एक साथ देखेंगे और उससे जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उसको तो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर 1 का पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 से, ठीक है। चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, पहला एक्टिविटी देखेंगे। तो पहला एक्टिविटी यार बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को करना है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे हम लोग। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया तो ये पाया गया कि उसके पास क्या, कैसे वो बर्न हुआ, एक डेजलिंग फ्लेम के साथ। डेजलिंग फ्लेम का मतलब होता है जैसे फुल्लड़ी जलती है ना, उस तरीके से ये बर्न कर रहा था। और फिर रेसिड्यू में हमको क्या मिलता है, वाइट कलर का पाउडर मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या मिलता है हमको, वाइट पाउडर मिलता है, ठीक है। तो अब एक्चुअली ये है क्या, ये रिएक्शन ये है कि जब मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही क्या होता है भाई, आपका वाइट पाउडर होता है, ठीक है। इसमें पूछा है ना व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया MgO, ठीक है। ये है आपका पहला रिएक्शन। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि MgO और O2 मिलकर के कंबाइन हो रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल भी है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। चल नेक्स्ट एक्टिविटी में यहाँ पे दो एक्टिविटी एक साथ लिया हुआ है। तो एक एक्टिविटी, पहले एक्टिविटी 1.2 में क्या कर रहा है कि लेड नाइट्रेट को हमको लेना है। लेड नाइट्रेट का मतलब हो गया PbNO3 वोल्ट वाइज, ठीक है। इसको लेना है और इसमें क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पे क्या बनेगा, देखो तो लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। वहीं साथ ही एक दूसरा रिएक्शन ये भी कह रहा है कि आपको जिंक लेना है और उसको सल्फ्यूरिक एसिड में, या ऐसे आप कर सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के जिंक मिला दो उसमें, तो जिंक सल्फेट के साथ वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। इस एक्टिविटी के माध्यम से हमको ये समझाया है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको देखने को ऑब्जर्व होती है। या तो स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्टेट चेंज का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये सभी में हमको मिलेगा। कलर चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे PbI2, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि एक तो ये प्रेसिपिटेट की होता है और इसका कलर की। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलती है, देखो इस वाली रिएक्शन में जैसे हाइड्रोजन गैस निकला। और टेम्परेचर चेंज भी होता है, कभी कभी ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। और यही मैं आपको बता दूं कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट गिवन, रिएक्शन को हीट दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक। तो ये हो गए दो एक्टिविटी यहाँ से। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है यार, स्लेब्ड लाइम बनाने के लिए है, फॉर्मेशन ऑफ स्लेब्ड लाइम। स्लेब्ड लाइम क्या होता है, आइए देखते हैं इसको। इसने कहा कि एक बीकर ले लो यार, हमने एक बीकर ले लिया, इसमें पानी डाल दिया और उसमें क्या डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज नथिंग बट CaO, ठीक है। अब होगा क्या, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी में मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं कि ये क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लेग लाइम। और ढेर सारी हीट निकलती है इसमें, ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि रिएक्शन में क्या निकला, यहाँ पे हीट निकला, ठीक है। अभी पहले ही हमने देखा कि रिएक्शन होता है तो हीट निकल सकता है, गैस निकल सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है और PPT बन सकता है, एक्वस, नॉन एक्वस और लिक्विड की बात भी हो सकती है, ठीक है। अभी मैं यहाँ थोड़ी सी और बात देता हूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको अगर आप हीट करेंगे ना, इसे लाइम स्टोन कहते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट को। इसको आप हीट करेंगे तो ये बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, जिसे हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। और क्या बन लेगा, CO2 जो कि गैसेस फॉर्म में होगा। इस कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे क्विक लाइम को जब पानी में आप मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलेंगे स्लेट लाइम, ठीक है। तो ये यहाँ की एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी का मेन मुद्दा ये था कि ये चीज़ को पता करना कि क्या आपने कोई टेम्परेचर चेंज महसूस किया, तो यस हाँ हमने किया, बीकर हमारा हीट हो गया। नेक्स्ट इज
डिकम्पोजिशन रिएक्शन से एक एक्टिविटी है हमारे पास, और इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को ले लिया है, ठीक है, उसको क्या किया गया है, टेस्ट ट्यूब में उसको हीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया गया तो इसने पहले तो पूछा है कि ये बताओ कलर कैसा है फेरस सल्फेट का, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। बाद में हीट करने पे क्या होगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है वो बन जाएगा फेरस सल्फेट में, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, ये है, ठीक है। पहले ये केस था FeSO4.7H2, दिस इज व्हाट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, और फिर हीट होने के बाद ये किस में बदल गया, FeSO4 में, ये व्हाइट कलर का होता है आपका। अगेन अगर इसको आप फर्दर हीट करते रहेंगे तो होगा क्या, ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, जिसका कलर ब्राउनिश होता है, ठीक है। और गैसेस निकलेंगी SO2 और SO3, ठीक है। और अगर आप इसको हल्का सा यहाँ पे ना, ये देखो क्या करें, वैक्सिंग गैस जेंटली टूवर्ड नोज, धीरे से इसको आप स्मेल करेंगे तो आपको सल्फर की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी, ठीक है। ये देखो लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है, इसका आपको स्मेल आएगा, ठीक। और ये रिएक्शन किस प्रकार का है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आप देख सकते हैं कि एक सब्सटेंस जो है वो टूट रहा है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, ठीक। ये जो FeSO4.7H2 है, जब इसको हमने सबसे पहले हीट किया ना, तो इसने क्या किया, अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर दिए, और इस कारण से इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। बाद में डिकम्पोज हो गया फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड जो है आपका, ये आपका सॉलिड होता है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और SO2 SO3 तो क्या है, गैसेज है। अब क्या है यार, नेक्स्ट लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो लेड नाइट्रेट क्या है यार, PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हम लोग लेड नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, और क्या निकलेगा, NO2 गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है, ब्राउन कलर की फ्यूम होती है, फ्यूम मतलब इस प्रकार से देखो धुआं जैसा निकलेगा ना, ब्राउन कलर का निकलेगा। तो यहाँ पे बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। अब कह रहा है कि आप क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, हम तो ऑब्जर्व यही कर रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है और इसका कैसा है, ब्राउन फ्यूम है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है बोर्ड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो किसका ब्रेकडाउन, वाटर का, वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से। एक्चुअली इसमें क्या है, देखो सेटअप देख लो, एक ये बीकर लिया हुआ है जग जग टाइप का, इसमें क्या किया है इसने, दो ग्रेफाइट के रॉड ले लिए, ठीक है, एक रॉड यहाँ पे है, एक रॉड यहाँ पे है, ठीक। इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, पता होगा आपको, जो नेगेटिव से कनेक्ट होगा उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, ठीक। और टेस्ट ट्यूब ले लिया है कि अगर कोई गैस इवॉल्व हो तो उसको हम लोग यहाँ से देख पाए। अभी क्या करते हैं, स्विच को यहाँ से ऑन कर देते हैं, ठीक है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो होगा क्या, हम लोग देखेंगे कि दोनों ही इलेक्ट्रोड पे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे एक्चुअली, कि जब H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो ये ब्रेक कर गया किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोड पे क्या दिखता है, बबल्स दिख रहा है। अच्छा, कह रहा है कि इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, नहीं यार, दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस के वॉल्यूम है वो अलग अलग होगा, क्योंकि आप रिएक्शन से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के 1 मोल क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल, मतलब ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये बात अच्छा, कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा भाई, एनोड पे, और हाइड्रोजन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब सो आगे क्या करें कि इन गैसेस को आप टेस्ट करो कि बताओ कौन सा गैस है। तो अगर हाइड्रोजन गैस के पास हम लोग एक जलता हुआ कैंडल ले जाएंगे, बर्निंग कैंडल अगर हम लोग ले जाएं, ठीक है, कहाँ पे, हाइड्रोजन के पास, तो पॉप साउंड के साथ वो क्या करेगा, बर्स्ट कर जाएगा। और अगर ऑक्सीजन के पास ले जाएंगे तो हमें पता है ऑक्सीजन क्या करता है, फ्लेम को सपोर्ट करता है, बर्निंग में मदद करता है, तो फ्लेम जो होगा वो बढ़ जाएगा, वो तेज से जल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस वाली एक्टिविटी भी हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी,
सिल्वर को इसने कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड ले लो आप किसमें, एक चाइना डिश में, ठीक है, और इसको सनलाइट में रख दो, ठीक है, इस प्रकार से इस पे सनलाइट गिरेगी, ठीक है। अभी क्या होगा जरा सुनो, जब सिल्वर क्लोराइड जिसका कलर क्या होता है, ग्रे कलर होता है, ठीक है, सॉरी, ये सिल्वर क्लोराइड जिसका कलर क्या होता है, वाइट कलर होता है, जब इस पे सनलाइट पड़ेगा ना तो ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो किस कलर का होगा, ग्रे कलर का, और यहाँ से निकल जाएगी क्लोरीन गैस। तो एक्टिविटी में क्या है कि सिल्वर क्लोराइड का क्या कलर होता है, वाइट होता है, ये जानते रहना। सिल्वर क्लोराइड कुछ देर बाद कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा, ये भी जानते रहना। और ये रिएक्शन किस प्रकार का है, तो ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो पिछले 3 एक्टिविटी में हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से भी हो सकता है, ठीक है, सनलाइट से भी हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H2O जो सिंगल कंपाउंड था ये ब्रेक कर गया 2 में, ठीक है। और इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, हाँ, लेड नाइट्रेट का देखे थे ना कि यहाँ पे सिंगल था, ये 3 में डिकम्पोज कर गया, तो यहाँ हीट से हो गया और यहाँ पे आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से, और इस वाले में आपका क्या हो गया, ये सनलाइट से, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक एग्जांपल इसने लिया, ठीक है। इसने कहा कि आप क्या करो, 3 आयरन के कील ले लो, ठीक है, नेल्स ले लो, ठीक है, उनको साफ ऑफ कर लो, ठीक है। उसके बाद अलग अलग टेस्ट ट्यूब में 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, कैसे, एक को ए नाम दे दो और दूसरे को बी नाम दे दो, दोनों में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दीजिए, ठीक है। और फिर इस प्रकार से कील वगैरह को उसमें लटका देना है। एक्चुअल द मेन एक्टिविटी इज अबाउट व्हेन Fe इंटरैक्ट विद CuSO4, Fe जो कि व्हाइट कलर का होगा, CuSO4 जो कि ब्लू कलर का होता है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ब्राउन कलर हो जाएगी कील की, और ब्लू कलर यहाँ से क्या होगा, कॉपर सल्फेट का, वो फेड हो जाएगा, ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट विल फेड डाउन। तो फेड क्यों हो गया यार, फेड इसलिए हो गया कि जो कॉपर सल्फेट था उसमें Fe ने Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और Fe का कलर ब्राउन क्यों हो गया, क्योंकि इसके ऊपर ना, इसके ऊपर जो है कॉपर की कोटिंग आ गई, तो जिस कारण से इसका कलर कैसा हो गया, ब्राउनिश कलर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द कंपाउंड, और इस प्रकार से नया कंपाउंड यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कलर आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बेस्ट भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। जब इसने कहा है कि क्या कर लो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में क्या क्या लेना है आपको, बेरियम क्लोराइड लेना है, और उसमें क्या मिलाना है आपको, सोडियम सल्फेट मिलाना है, सोडियम सल्फेट, ये देखो बेरियम क्लोराइड ये रहा, इसको मिलाएंगे तो बनेगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। एक्चुअली ये बने कैसे, सोडियम सल्फेट में तो क्या होगा, Na+ के आयन होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट के आयन होंगे, यहाँ बेरियम के आयन होंगे और क्लोरीन के आयन होंगे। अभी यहाँ होता क्या है, एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज कर जाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के साथ और बेरियम सल्फेट के साथ, तो एक्चुअली ये बन जाएगा क्या, BaSO4 और सोडियम क्लोराइड। और इस रिएक्शन में जो बेरियम सल्फेट है ना, यहाँ पे क्या होगा, PPT के फॉर्म में रह जाएगा। PPT क्या होता है, सॉलिड जैसा होगा, चिपचिपा सा, ठीक है, ये क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, जो कि इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PPT। और ये रिएक्शन किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो किस पे बेस्ड है, आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज, ठीक। यहाँ पे आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे एक एक्टिविटी, ठीक है। इसने क्या कहा कि चाइना डिश में आप क्या ले लीजिए, कॉपर के पाउडर ले लीजिए और उसको हीट करते जाइए। जैसे ही आप कॉपर को जब हीट करेंगे तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, और थोड़ी देर बाद जो ये ब्राउनिश कलर का कॉपर होगा ना, ये क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक कलर होता है कॉपर ऑक्साइड का। अच्छा, तो एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे, कॉपर और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, जैसे ही कॉपर ऑक्सीजन को गेन करेगा तो क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो, ठीक, हाइड्रोजन का लॉस हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी प्रकार से अगर इसी कॉपर ऑक्साइड भी, जो कॉपर ऑक्साइड बना था,
इससे हम लोग क्या करें, हाइड्रोजन गैस पास कराएं। तो जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे ना, तो एक्चुअली क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके H2O बना लेगा और यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा, कॉपर। तो वापस से जो ब्राउन कलर है ना कॉपर का, वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, ले लिया, यानी कॉपर ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। तो ये रिएक्शन कैसा है आपका, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस मतलब रिडक्शन। तो ये सारे एक्टिविटीज थे आपके चैप्टर नंबर 1 में। चलें, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। नेक्स्ट चैप्टर इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पहली एक्टिविटी के बारे में इसने बोला है कि कुछ कंपाउंड के नाम बताएं, जिसमें से जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम लोग HCl कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कहते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 कहते हैं, और एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसको हम लोग CH3COH कहते हैं। उसी प्रकार से कुछ और भी कंपाउंड है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से है। कह रहा है कि इसको क्या करो, कुछ इंडिकेटर से, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो इन लोगों में कुछ डिफरेंस पैदा करेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जितने भी कंपाउंड जिसमें ये H आ रहे हैं, ठीक है, जो H को रिलीज करेंगे, H+ आयन को रिलीज करेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं एसिड। और वो सारे कंपाउंड जिसमें ये OH- आयन्स आएंगे, ठीक है, जो ये अपने OH- आयन को रिलीज करेंगे, ये सारे क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो एक ग्रुप हो गया किसका, एसिड का, और एक ग्रुप हो गया किसका, बेस का। अब कुछ इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेटर, इंडिकेटर जो होते हैं ये बताते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। इसके बारे में हमको बताते हैं। वो कैसे बताते हैं, वो या तो अपना कलर चेंज कर देंगे या अपना ऑर्डर से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो कलर चेंज करने वाले में जैसे कुछ है हमारे पास, लिटमस पेपर होता है ना, रेड लिटमस आते हैं और ब्लू लिटमस आते हैं। फिनोप्थलीन इंडिकेटर है और मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, इनकी मदद से हम लोग एसिड और बेस को समझेंगे। तो यहाँ एक टेबल दिया है, तो अगर मैं इन सारे एसिड को लेता हूँ, ठीक है, और रेड लिटमस सोल्यूशन उस पर गिराता हूँ, या रेड लिटमस सोल्यूशन में इसको गिराता हूँ, तो जो उसका कलर है वो रेड ही रहेगा, रेड रेड ही रहेगा। लेकिन ब्लू लिटमस सोल्यूशन पे ये कैसे हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। इसका मतलब एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। फिनोप्थलीन पे कोई असर नहीं होगा, कलरलेस हो जाएगा फिनोप्थलीन, और मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का हो जाएगा। अगर हम लोग बेस लेते हैं तो रेड लिटमस को ये ब्लू कर देता है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन ब्लू ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिनोप्थलीन जो है उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक से रेड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। और मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें इसमें हिडन होती है। जब आप एनसीईआरटी रीड करते हैं तो ये सारी एक्टिविटी हमें करने के लिए देता है, बट हम इसको कर देते हैं। तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, अभी कह रहा है कि ये तो कलर चेंज करने वाले इंडिकेटर हो गया। देर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, इन्हें हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कुछ ऐसे भी इंडिकेटर होते हैं जो अपने स्मेल को, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है उसको चेंज कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखते हैं, कह रहा है कि अनियन ले लो, वनीला ले लो, क्लोव ले लो। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपने किसी चीज़ पे एसिड गिराया है ना, जिसमें ऑनियन लगा था, वनीला लगा था या क्लोव लगा था, तो एसिड क्या होगा, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, अनियन की अपनी स्मेल, वनीला की स्मेल, क्लोव ऑयल की स्मेल, ये क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर बेस गिरा होगा उस पर, तो क्या होगा, ऑर्डर, उसकी स्मेल क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से याद रखिएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। अभी एसिड और बेस का रिएक्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी एक्टिविटी में क्या कहता है ये, कि जिंक के ग्रेनुअल्स ले लिया आपने, छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, और क्या ले लिया आपने, एसिड ले लिया, H2SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। ठीक,
तो जब किसी मेटल को एसिड के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है? मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये वही रिएक्शन है। इसमें जिंक जब H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 विच इज ए साल्ट, और ये क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स? जिंक ग्रेनुअल के यहाँ पे सरफेस पे हम छोटे छोटे क्या देख सकते हैं? बबल्स देख सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स होंगे ये। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन? अच्छा, इसको फिर इसने क्या किया हुआ है ना, ऐसे 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 इसको ले जाकर सोप सोल्यूशन में ऐसे पास कराया हुआ है। तो सोप सोल्यूशन में जाने के बाद क्या होगा? और बुलबुले बनेंगे। सोप बबल जो होगा वो फिल हो जाएगा हाइड्रोजन गैस से। सोप के जो बबल होंगे उसमें क्या भर जाएगा? हाइड्रोजन गैस भर जाएगा, ठीक है। और फिर अगर बर्निंग कैंडल उसके पास ले आएंगे तो क्या होगा? पॉप साउंड के साथ बर्स्ट कर जाएगा, ठीक। कह रहा है आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस सेम और डिफरेंट? तो सेम हो गया, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, आप कोई भी एसिड ले लो और उसमें अगर मेटल के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो यही चीज़ें होने वाली हैं और कोई चेंज आपको मिलेगा है नहीं, ठीक है। सो आप याद रखिएगा कि जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और हाइड्रोजन गैस का आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे दिखा दिया गया है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग क्या करेंगे कि मेटल का रिएक्शन करेंगे बेस के साथ, ठीक। सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात, जो करते हैं वो क्या करते हैं ये देखते हैं। तो NaOH एक बेस है, जिंक एक मेटल है, जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम जिंकेट। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे भी आपको क्या पता चला कि हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ऑल्दो सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल, फ्यू दस, एंड दे आर लाइक जिंक, ठीक है। अभी इस एक्टिविटी में हमको बताया हुआ है क्या? मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा, ठीक है। मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया? मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट का मतलब हो गया मेटल होगा और उसके साथ कार्बोनेट होंगे। तो याद रखिएगा जहाँ भी कार्बोनेट होगा तो रिएक्शन में CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो जैसे इस रिएक्शन में कह रहा है हमको कि क्या लेना है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट लेना है हमको, Na2CO3 लेना है, दोनों को मिला देंगे। जब दोनों को मिलाएंगे तो टेस्ट ट्यूब में हमको क्या देखने को मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, ओके, कार्बोनेट था तो देख मिलेगा ही मिलेगा। और क्या मिलेगा हमको? NaCl मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप रिएक्शन देखिए, सोडियम कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? CO2 गैस देखने को मिलेगी, वाटर देखने को मिलेगा और सॉल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट लेता NaSCO3 और उसको भी एसिड के साथ रिएक्ट करता तो वही रिएक्शन फिर से मुझे ऑब्टेंड होता। अभी यहाँ पे जो CO2 गैस निकल रही है ना, इसको हमको टेस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है? टेस्ट फॉर CO2 गैस, टेस्ट फॉर CO2। तो CO2 को अगर आप लाइम वाटर से पास करा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, तो होगा क्या? जो लाइम वाटर है ना, वो उसका कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। किस कारण से? क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, उससे कारण से जो लाइम वाटर है ना उसका कलर हो जाएगा मिल्की कलर। बट इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लाइम वाटर को में CO2 को और पास कराएंगे, देर तक पास कराएंगे। जब कैल्शियम कार्बोनेट तो बना था, अभी देर तक इसमें अगर हम लाइम वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो ये बना लेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और जिस कारण से मिल्कीनेस क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपियर्स, ठीक, ठीक। इस बात को याद रखना है, अच्छा एक्टिविटी है। अभी एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो सुनो, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट और वाटर, ठीक है। ये बनाएगा क्या?
सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी क्या कह रहा है कि थोड़ा सा क्या ले लो, डाइल्यूट NaOH ले लो जो कि एक बेस है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, और क्या करो, 2 ड्रॉप उसमें क्या मिला दो, फिनोप्थिलीन सोल्यूशन मिला दो। ठीक है, अच्छा, जैसे ही बेस में फिनोप्थिलीन मिलाएंगे, अभी हमने पढ़ा, तो कह रहा है कि व्हाट कलर ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, तो यार पिंक कलर का होगा या रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि आपने, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें बेस लिया, आपने कुछ बूंद डाली फिनोप्थिलीन की, धीरे धीरे इसका कलर कैसा हो गया, पिंक कलर हो गया। ओके, क्योंकि बेस था। फिर कह रहा है इसी में आप क्या करो, डाइल्यूट HCl मिलाओ, थोड़ा कर, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और आप देखें कि यार क्या होगा कि HCl के मिलाते ही ये जो बेस था, अब इसका नेचर क्या होगा, पहले न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होते होते फिर कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर होने लगेगा, और एसिडिक नेचर होते ही ये जो पिंक या रेड कलर है, ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन हमारा। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में फिनोल्फिन कैसा होता है, कलरलेस होता है। अच्छा, फिर क्या करो, उसको फिर से बेस मिलाओ, NaOH, तो कह रहा है कि डज द पिंक कलर फिनोल्फिन रीअपियर्स, यस ऑब्वियसली रीअपियर्स। व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जब एक बेस में पहले फिनोल्फिन को मिलाया, तो उसने इंडिकेट किया कि बेस है पिंक कलर से, फिर उसमें आपने एसिड को मिलाया, तो पहले न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल होने के बाद वो क्या हो गया, और मिला होगा तो एसिडिक नेचर हो जाएगा उस सोल्यूशन का। तो ठीक है, उसने वो बता दिया, और वापस से जब आपने NaOH मिलाया तो फिर से पिंक कलर आ गया। ठीक, तो ये चेक तो हो ही गया, और साथ ही में हमें यहाँ पता चला कि बेस का इफेक्ट नलीफाई हो गया था, किससे, एसिड से। ठीक है, और फिर बाद में एसिड का इफेक्ट बेस से नलीफाई हो गया था। इसी रिएक्शन को हम लोग ले सकते हैं कि जैसे NaOH रिएक्ट करे HCl से, तो क्या बनाएगा, NaCl और H2O, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बेस और एसिड मिलकर बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। ठीक, ये बात याद रखिएगा, इस एक्टिविटी से ये क्लियर हो जाता है। चल, मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड समझते हैं हम लोग, जैसे Na2O, MgO, CaO, ये सब क्या है, मेटल और उसके ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड बने हैं, तो मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, कह रहा है कि थोड़ा सा क्या ले लो, कॉपर ऑक्साइड, याद करो कॉपर ऑक्साइड वही ब्लैक कलर वाला। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट HCl, धीरे धीरे इसमें मिलाना है। कलर ऑफ द सोल्यूशन हमको मेजर देखना है, व्हाट हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। अभी सुनो क्या होगा, पहले जब इसमें कॉपर ऑक्साइड आपने मिलाया और HCl मिलाया, तो जब ऐसे ही HCl मिलाया, तो ये कॉपर ने क्या किया, HCl के साथ कंपाउंड बना लिया कॉपर क्लोराइड, और जो सोल्यूशन का कलर है ना, वो धीरे धीरे अब क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि कॉपर क्लोराइड का जो कलर होता है ना, वो ग्रीनिश टाइप का होता है, तो आप ब्लू भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये रिएक्शन किसका हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ। एक चीज और ऑब्जर्व करिए यहाँ पे, जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सॉल्ट और वाटर बना रहा है। एज लाइक जब एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो भी सॉल्ट वाटर बनता है, तो एसिड तो है ही, तो मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा हुआ, बेसिक हुआ। अच्छी बात है, तो यहाँ से इस बात तो क्लियर हो गया कि जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होंगे ना, इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा, ये बेस होंगे। ठीक है, चल, नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करा है, कुछ चीज़ें हमारे पास, जैसे ग्लूकोज है, अल्कोहल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, इसको बारी बारी से क्या करना है, हमको इस बीकर में डालना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन वगैरह बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक बल्ब लगाया हुआ है, तो अगर ये कंडक्शन होगा इसमें, तो फिर क्या होगा, बल्ब जलेगा, नहीं होगा तो नहीं जलेगा। तो जैसे ही आप इस बीकर में HCl मिलाएंगे, ठीक है, डाइल्यूट HCl है तो मतलब वाटर तो है ही, ठीक है, तो HCl ब्रेक कर जाएगा किसमें, H+ और Cl- आयंस में, तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्जेस क्रिएट हो गया, आयंस क्रिएट हो गया। तो ठीक है, अब जो पॉजिटिव वाला है नेगेटिव पे भाग जाएगा कैथोड पे, और नेगेटिव वाला भाग जाएगा एनोड पे। ठीक है, और इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, बल्ब ग्लो करेगा। तो यही कह रहा है कि बताओ HCl डालने पे बल्ब का क्या होगा, तो ग्लो करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी वही होगा, बल्ब ग्लो करेगा। फिर कह रहा है कि ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ बताओ, नहीं होगा क्योंकि वो अपने आयंस में नहीं ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ
तो मैं ये कह रहा था कि बेस जो है ना, जब वो एसिड के साथ या बेस और एसिड को जब भी हम लोग पानी में वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है, ये अपने आयंस में टूट जाता है, क्योंकि इसमें आयंस होता है और ये आयंस क्या करते हैं, कंडक्शन कराते हैं। अल्कोहल ग्लूकोज नहीं ब्रेक करते अपने आयंस में, इसलिए यहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा। ठीक, जैसे HCl है तो ये टूट जाएगा H+ और Cl- में, और NaOH है तो टूट जाएगा Na+ और OH- आयंस में। ठीक है, चलो अभी इस एक्टिविटी में देखो क्या कर रहा है कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन। एसिड या बेस को हम लोग वाटर सोल्यूशन में मिलाएं तो क्या होगा। ठीक है, कह रहा है टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। ठीक, फिर क्या कर रहा है, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिला दो। तो कह रहा है क्या कोई गैस आपको देखने को मिलेगी। हाँ देखने को मिलेगी। कौन सी गैस, सुनो। NaCl को जब आप H2SO4 में मिलाओगे तो ये बना लेगा Na2SO4, और HCl की गैस देखने को मिलेगी। कौन सी गैस देखने को मिलेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस देखने को मिलेगी। फिर कह रहा है इस गैस को आप पास करिए किससे, इस गैस को आप बारी बारी से पास करिए। एक बार ड्राई लिटमस से, ड्राई ब्लू लिटमस से, और एक बार वेट ब्लू लिटमस से, और ऑब्जर्व करिए कि क्या कलर किस में चेंज होगा। तो यार ड्राई ब्लू लिटमस में कलर का चेंज नहीं होगा, क्योंकि HCl जो है वो गैसेस फॉर्म में है और पानी उसको मिला नहीं, मॉइस्चर उसको मिला नहीं, तो उसके आयंस ब्रेक होंगे नहीं, और जब तक H+ नहीं बनेगा तब तक कलर चेंज नहीं होगा, जो कि एसिड का होने की कैरेक्टरिस्टिक है। इसी प्रकार से वेट ब्लू लिटमस अगर आप ले जाएंगे तो ठीक है, जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में HCl गैस आएगा तो क्या हो जाएगा, H+ आयन में वो ब्रेक कर जाएगा और इसका कलर क्या होने लगेगा, रेड कलर का होने लगेगा। सो यही ये एक्टिविटी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं H+ आयन जो होता है ना यार, ये स्टेबल नहीं होता। जो H+ आयन है ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। अब जब ये स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, ये पानी के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा H3O+। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पे है इसने क्या किया है, H+ को H2O के साथ मिला करके हाइड्रोनियम आयन में बदल दिया है। सिमिलरली Na जब पानी में जाएगा ना तो ये Na+ और OH- यानी कि OH- आयन्स रिलीज करेगा। तो यहाँ से बात समझ में आया यार कि जितने भी एसिड होते हैं ये सारे क्या निकालते हैं, H+ आयन्स रिलीज करते हैं, जो कि हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में हमको दिखेगा। जितने भी बेस होते हैं ना वो सारे क्या निकालते हैं अपने अंदर से, OH- आयन्स निकालते हैं। ठीक है, तो यही बातें हैं। सो द नेक्स्ट रिएक्शन एंड नेक्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट, लेट्स सी व्हाट इज इट इज। तो ये कह रहा है कि एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 इसमें वाटर में। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या कोई टेम्परेचर में चेंज होगा। हाँ यार होगा। H2SO4 जैसे पानी में जाएगा तो क्या बना लेगा, अपने आयंस में ब्रेक करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इस कारण से क्या होगा, हमें हीटेड फील होगा। और सेम रिएक्शन को रिकॉर्ड करो किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखो कह रहा है द प्रोसेस, अच्छा इसमें एक बात ये समझने वाली बात है कि अगर एसिड में पानी को मिलाया जाएगा ना, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड आर बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। पहले तो ये बात याद रखना कि जब भी एसिड या बेस को पानी में मिलाते हैं तो बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एसिड को थोड़ा थोड़ा करके पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में मिलाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अचानक से ही प्रोड्यूस होगा, आग वगैरह जल सकती है। अभी जब आप एसिड या बेस को पानी में मिलाते हैं ना तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन, और फिर कहते हैं हमारा एसिड कैसा हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। पर मिलीलीटर में, पर ml में जितने आयंस थे ना उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डाइल्यूशन के बारे में समझते रहिए, व्हाट इज डाइल्यूशन, और इस बात को याद रखिएगा कि एसिड बेस को वाटर में मिलाएंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट इज अबाउट द pH ऑफ सॉल्ट। ये एक्टिविटी में हमको pH के बारे में बताया है सॉल्ट के। तो pH होता क्या है यार, pH से हमको स्ट्रेंथ पता चलती है एसिड और बेस की। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि 7 pH है तो न्यूट्रल को इंडिकेट करता है ये।
7 से ज़्यादा है 14 तक तो बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है, और 7 से कम है 0 तक तो ये एसिडिक नेचर को इंडिकेट करता है। ये बातें तो हमें पता है। कुछ सॉल्ट हमको दिया है जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, और क्या है, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, इसका pH चेक करना है तो यहाँ पे मैंने टेबल में फिट कर दिया है। NaCl 7 होता है, नाइट्रेट भी ये भी 7, यहाँ पे 7, बाकी कॉपर सल्फेट लेस देन 7, यहाँ पे ग्रेटर देन 7 एंड ग्रेटर देन 7। ठीक है, इस प्रकार से है। NaCl को बनेगा कैसे? ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है, तो मुझे NaCl अगर बनाना है तो मुझे एसिड क्या चाहिए HCl और बेस क्या चाहिए NaOH, तभी ये क्या बना लेगा NaCl प्लस H2। इसी प्रकार से पोटेशियम नाइट्रेट बनाना है तो कौन सी एसिड यूज़ करेंगे HNO3 और बेस को क्या यूज़ करेंगे KOH। तो इस प्रकार से ये पूरा टेबल हमने बना दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक, कुछ बातें और समझो। जब स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका pH बहुत कम है और एक वीक बेस जिसका भी pH क्या है 7 से 8 के आसपास है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बनते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा ना उसका नेचर कैसा होगा एसिडिक। उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड अगर मिलेंगे तो उसका pH कैसा होगा बेसिक, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिल गए तो जो pH होगा उसका क्या होगा न्यूट्रल होगा। ठीक है, एसिड बेस न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो ये अच्छी एक्टिविटी है ये भी। ठीक है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ठीक है, आप देखिएगा किस किस सॉल्ट में कौन कौन सी एसिड यूज हुई है और कौन कौन से बेस यूज किए गए हैं। चलिए, सो द नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पे क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या लेना है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं। कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4। अच्छा, इसको अगर आप हीट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे थोड़े थोड़े वाटर के ड्रॉप्स दिखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है ना, कॉपर सल्फेट जो है CuSO4, इसमें क्या होता है 5H2O ऐसे लिखते हैं, CuSO4.5H2O। इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें ट्रैप हो जाते हैं, तो जब आप हीट करेंगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे बाहर और यहाँ पे यही आपके ड्रॉप के फॉर्म में दिखेंगे। और ऐसा होते ही क्या होगा, जो सॉल्ट है कॉपर सल्फेट उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये तो पहले होता है ब्लू कलर का, ठीक है, और बाद में जब ये आप उसको हीट कर देंगे ना तो ये कैसा हो जाएगा वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, तो आफ्टर हीटिंग इसका कलर कैसा हो जाएगा वाइट। और इन वाटर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और अगर मान लो फिर से अगर उसमें पानी वगैरह मिला दिया जाए 2-3 ड्रॉप, किस में कॉपर सल्फेट में जो वाइट कलर का हो गया था, तो कह रहा है कि क्या इज़ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड, यस ऑब्वियसली, फिर से वो पानी में पा जाएगा तो फिर से उसका कलर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझिए पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नथिंग बट इट इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। CuSO4 इज द वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे FeSO4.7H2, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में 7 पानी के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, आपने जिप्सम के बारे में पढ़ा होगा, CaSO4.2H2, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिप्सम के बारे में। ठीक है, तो यही इतने एक्टिविटीज़ थे हमारे किसमें चैप्टर 2 में। ठीक है, बड़े आराम से इससे हम लोग रिलेटेड टॉपिक को भी समझ ले रहे हैं और फिर एक्टिविटी जहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल जाती है। चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, इसकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी देखते चलते हैं। पहले एक्टिविटी में कह रहा है कि आयरन ले लो, कॉपर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो।
ठीक है। इनके सरफेस को साफ कर दो और फिर बताओ इनका अपीयरेंस कैसा है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, शाइनिंग सरफेस हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेटल्स के पास क्या होते हैं, शाइनिंग सरफेस हो गए। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। इस तरह की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल के जो सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं, शाइनिंग होते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। दूसरे में कह रहा है कि अब इनको क्या करो, कट करो। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इन सभी को क्या करना है, हमको कट करना है। किससे, शार्प नाइफ से। तो यार कटेंगे नहीं, हार्ड टू रखोगे, बट एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि सोडियम मेटल हो गया, पोटेशियम हो गया, इनको आप इजीली कट कर सकते हैं। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। हम कहेंगे कि मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम विच कैन बी इजीली कट बाई नाइफ। So the next activity is about hammering iron, zinc and lead copper। इसको हमें पीटना है, ठीक है, हथौड़े से क्या करना है, पीटना है। तो आप जब इसको पीटेंगे ना तो क्या होंगे, थिन शीट में ये चेंज हो जाएगा, थिन शीट में बदल जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल, इस बात को याद रखना। गोल्ड के बारे में और भी बातें हम लोग करते हैं इसमें, कि अगर गोल्ड को हम लोग क्या करें ना, स्ट्रेच करें, खींचें, तो इसको क्या होता है, लगभग आप 1 ग्राम गोल्ड से इसको 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी में क्या होता है यार, डक्टिलिटी में क्या होता है कि मेटल्स को लॉन्ग वायर में आप स्ट्रेच कर सकते हैं। इसीलिए वायर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, इन सभी को हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इनको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। अगली एक्टिविटी में सिंपल एक्टिविटी कह रहा है कि एल्युमिनियम ले लो और कॉपर वायर ले लो, ठीक है, और फिर क्या करो, इनको यहाँ पे देखो एक क्लैंप है ना, और इसमें क्या करो, ये मेटल के वायर हैं, चाहे आपके एल्युमिनियम के भी हो सकते हैं और ये कॉपर के भी हो सकते हैं, इनको हीट करो। तो हमें पता है जैसे हीट करोगे तो इस एंड पे भी हीट पहुँच जाएगा, ठीक है। और इससे हमें ये पता चलेगा कि जो मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और ये तुरंत पिघलेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा तुमने हीट कर दिया तो ये मेल्ट कर गया, नहीं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर की अगर बात करें तो सिल्वर है, कॉपर है, ठीक। वहीं पे लेड और मरकरी कैसे हैं, थोड़े से पुअर कंडक्टर भी होते हैं, ठीक है। ये बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट द कंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कि नहीं, ये लोग करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो वायर्स होते हैं ना, इसके ऊपर कोटिंग होती है इस प्रकार की, ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, ठीक है। ये कोटिंग क्यों होती है, जिससे कि हम इनको अगर बाहर से टच करें तो हमें करंट ना लगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो इंसुलेटर की कोटिंग हो गई, इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। और मेटल हमारे कैसे होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं, तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ अगर मेटल्स को आप हार्ड सरफेस पे बीट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे ना, तो क्या होगा, उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, टन टन की आवाज़ आएगी, रिंगिंग साउंड। और ये रिंगिंग साउंड क्यों होता है, क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं हम लोग सोनोरस, ठीक है। तो ये सारी आपकी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, लस्टर हो गया, डक्टिलिटी हो गई, मेलिएबिलिटी हो गई, सोनोरस हो गया, ठीक है, हार्ड हो गया, डेंसिटी हाई होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, इसमें कह रहा है कुछ एलिमेंट के नाम लिखो, जैसे हमने लिखा ग्रेफाइट, कोल, सल्फर, आयोडीन, ठीक, इनके सिंबल्स यहाँ पे लिख दिया। इनका सरफेस कैसा होगा यार, ग्रेफाइट का देखो लस्टर, कोल का क्या है, नॉन लस्टर, सल्फर भी नॉन लस्टर, आयोडीन भी लस्टरस है। हार्डनेस की बात करें तो ग्रेफाइट सॉफ्ट है, कोई हार्ड है, ठीक है, ये सारी बात है, कोई मेलिएबल नहीं है, ठीक है, बट इसमें से कुछ कुछ कंडक्शन भी है। तो एक बात समझ में आ रही है कि ये तो सारे नॉन मेटल हैं, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल हैं, बट कुछ कुछ नॉन मेटल ऐसे भी हैं जो हमको प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, किसकी, मेटल की, ठीक है। कुछ कुछ नॉन मेटल भी क्या कर रहे हैं, मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ फिजिकल बेसिस पे या सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे हम लोग मेटल या नॉन मेटल नहीं बता सकते, मेटल या नॉन मेटल नहीं बता सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ और एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो लेट्स सी।
अब देखो, मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है, इसको ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जिसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। इसको जब आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक। सल्फर जो कि एक नॉन मेटल है, इसको जब आप पानी में मिलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और इसको जब आप पानी में मिलाएंगे तो H2SO3 बनेगा, जो कि एसिडिक नेचर का है। तो यहाँ से ये समझ में आया मुझको कि मेटल्स जो होते हैं वो अपने ऑक्साइड बनाते हैं, और उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। वहीं नॉन मेटल जो होंगे वो अपने ऑक्साइड बनाते हैं, और वो ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। इस प्रकार से हम लोग मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई कर सकते हैं, और इस प्रकार से करना क्या कहलाता है, केमिकल प्रॉपर्टी। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, ये इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बातें आप पढ़ लीजिएगा, सेम बात लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक्टिविटी, इसमें क्या करना है कि जो अभी हमने मेटल्स की बात की उन सभी को फ्लेम पे ले जाइए, ठीक है। और देखिए, और पूछ रहा है कि कौन सा मेटल इसमें से इजीली बर्न कर जाएगा, तो सोडियम बर्न करेगा यार, सोडियम क्या होगा, बर्न करेगा। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व इन द मेटल बर्न, तो जब सोडियम बर्न करेगा तो कैसा होगा, येलो कलर का। और फिर कह रहा है कि हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, सिल्वर वाइट कलर का। अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, तो मेटल जो है ना वो ऑक्सीजन से तो रिएक्ट करते ही हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, बट सबके रिएक्शन रेट अलग अलग होते हैं, कोई जल्दी करेगा कोई देर से करेगा। तो जैसे सोडियम सबसे तेज करेगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, लेड एंड कॉपर। तो ये इसको हमने अरेंज कर लिया। तो सोडियम ऑक्साइड जो है पानी में अगर आप डिज़ोल्व करेंगे इन सभी को, तो सोडियम ऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल भी है पानी में, बाकी मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉन सॉल्युबल होते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेटल ऑक्सीजन और वाटर के साथ तो रिएक्ट कर रहा है, बट हम देखना चाह रहे हैं कि कौन फास्ट कर रहा है कौन स्लो कर रहा है। इस बेसिस पे हम लोग रिएक्टिविटी टेबल तैयार करते हैं। इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टिविटी टेबल बनाते हैं, या एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं इसको, मेटल एक्टिविटी सीरीज, ठीक। चल, मेटल का रिएक्शन अभी यहाँ पे हमने किससे देखा, ऑक्सीजन के साथ देखा। अभी यहाँ पे मेटल का रिएक्शन हम लोग पानी के साथ देखेंगे, वाटर के साथ, ठीक है। तो कह रहा है कि विच मेटल रिएक्टेड विथ कोल्ड वाटर, तो सोडियम पोटेशियम जो है ना और कैल्शियम, ये लोग कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, हाँ सोडियम और पोटेशियम जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आते हैं ना, फायर लग जाती है, आग लग जाती है, ये हाईली रिएक्टिव है विथ वाटर, एक्सोथर्मिक भी है। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, हाँ कैल्शियम क्या करता है ना, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है उसमें, और वो हाइड्रोजन गैस जो है कैल्शियम के नीचे सरफेस पे ना चिपक जाते हैं, जैसे चिपक जाते हैं, और इसको क्या कराते हैं, फ्लोट कराने लगते हैं। विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम, कुछ मेटल को हमने गर्म पानी में डाला तो भी नहीं रिएक्ट किया, और स्टीम ले गए मतलब भाप में, पानी के भाप में, उसमें भी रिएक्ट नहीं किए, जैसे कि कॉपर, लेड, सिल्वर एंड गोल्ड। तो कह रहा है अब इस बेसिस की जगह इनको अरेंज करो, तो देखो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बड़े आराम से रिएक्ट किए थे, मैग्नीशियम एल्युमिनियम आयरन है, ये सब जो वार्म वाटर से कर जाते हैं, बाकी ये सब जो लोग हैं ये लोग स्टीम से भी नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये लोग हुए, फिर ये लोग हुए, और फिर फाइनली ये लोग हो गए। तो इस प्रकार से हमने रिएक्टिविटी चेक कर ली, और सेम ट्रेंड लगभग आपने ऑब्जर्व किया होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में भी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। अब मेटल का रिएक्शन और करेंगे हम लोग, किसके साथ, एसिड के साथ। पहले हमने मेटल को चेक किया ऑक्सीजन के साथ कि कौन तेज कर रहा है कौन धीरे कर रहा है, फिर हम लोग मेटल का रिएक्शन किए किसके साथ, पानी के बाद, फिर चेक किए कौन तेज कर रहा है कौन धीरे कर रहा है, तो एक सीरीज बना रहे हैं हम लोग, और फिर फाइनली मेटल का रिएक्शन हम लोग करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ। तो मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और सुनो, कह रहा है यहाँ पे कि सोडियम पोटेशियम को मत ले जाना भैया पानी में, क्योंकि बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और आग भी पकड़ लेता है, ठीक है। तो कह रहा है विच मेटल रिएक्टेड विगरसली विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट एसिड के साथ कौन बड़ी तेजी से रिएक्ट करेगा यार, मैग्नीशियम तो करेगा।
विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर? मैग्नीशियम में ऐसा देखा गया। और इनको बोला कि अरेंज कर दो डायली डेसिटी के साथ। तो सबसे ज़्यादा टेस्ट किया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ने किया इस प्रकार से। ठीक। अगली एक्टिविटी, अगली एक्टिविटी में क्या है, कॉपर और आयरन के, ठीक है, एक कॉपर का वायर ले लिया और आयरन की कील ले लिया। इनको हमने क्या किया, कॉपर वायर को हमने पुट किया आयरन सल्फेट में और आयरन को पुट किया किसमें, कॉपर सल्फेट में, और कहा कि 20 मिनट बाद ऑब्जर्वेशन को देखो। तो अगर मैं आपको बताऊं मेटल एक्टिविटी सीरीज में, यहाँ पे मैं बताऊं मेटल एक्टिविटी सीरीज, ठीक, ये मेटल एक्टिविटी सीरीज है। तो सबसे ज़्यादा इसमें रिएक्टिव जो होगा ना, पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, यहाँ पे क्या है, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ये देखिए क्या है, आपकी मेटल एक्टिविटी सीरीज है। ठीक है। और इसमें होता क्या है, जो टॉप पे होता है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है अपने जो उसके नीचे वाले से, तो जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। तो पहले रिएक्शन में क्या था कि कॉपर को कह रहा है कि ले जाइए किसमें, आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में। तो एक बात बताओ मुझको, ये रहा कॉपर, ये रहा आयरन, क्या कॉपर आयरन को हटा पाएगा यहाँ पे? नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। दूसरे में कह रहा है आयरन को ले जाओ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, क्या आयरन कॉपर को हटा पाएगा? बिल्कुल हटा पाएगा, और ये क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu बना लेगा। तो होगा क्या, FeSO4 में होगा क्या कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है वो किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ऐसा हमें ऑब्जर्वेशन में मिलेगा। तो वही सब पूछ रहा है कि क्या क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें सेम बात लिख दी गई, किस प्रकार का रिएक्शन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये भी अच्छी एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या किया है कि सोडियम क्लोराइड लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया, बेरियम क्लोराइड लिया। ठीक है, ये सभी को लेने के बाद क्या किया, इनके फिजिकल स्टेट को देखना है। कैसे फिजिकल स्टेट है, तो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ये बात तो पता ही है सबको। डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम? अगर ये जो साल्ट है यहाँ पे, इसको आग में ले जाके जलाएं तो क्या होगा, तो ये ऑब्जर्व हुआ है कि इनके सबके अपने अपने अलग अलग कलर हैं। जैसे NaCl जो है इसका कलर ऑरेंज येलो है, पोटेशियम आयोडाइड का कलर वायलेट है, बेरियम क्लोराइड का कलर ग्रीन है। ठीक है, फिर कहा कि इनको ले जाओ पानी में डाल दो। पानी में जब डालोगे तो हमें देखा कि ये सारे लोग पानी में तो घुल गए, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में नहीं घुले। ठीक है, फिर कह रहा है अच्छा इनको पानी में डाल करके ऐसे एक बल्ब वगैरह का सेटअप लगा के देखो जलता है कि नहीं बल्ब। तो हाँ जलता है, क्योंकि ये सारे आयंस पानी में जाके ये सारे सॉल्ट पानी में जा करके ब्रेक कर जाएंगे अपने आयंस में, और फिर क्या होगा यार, आराम से कंडक्ट करेंगे ये। व्हाट इज़ योर रेफरेंस अबाउट द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड? तो ये नेचर कैसे होते हैं, ये कंपाउंड कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड। जैसे NaCl हो गया, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड हो गया। तो इनको अगर आप पानी में ले जाएंगे तो क्या होंगे, अपने आयन से ब्रेक कर जाएंगे, Na+Cl-, ये टूट जाएगा K+ और I-। ठीक है, और यही आयंस क्या करेंगे, कंडक्शन कराएंगे। ये सारी बातें किसकी हो रही थी, आयनिक कंपाउंड की। ये सारी बातें हुई किसकी भाई साहब, आयनिक कंपाउंड की। तो आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं कि इनको हल्की सी चोट आप मारोगे तो क्या होगा, वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन इनके पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। ये सभी पानी में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर भी होते हैं, और ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी हो गई, आयनिक कंपाउंड की हो गई। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे हम लोग। इसी के साथ थर्ड चैप्टर की भी एक्टिविटी खत्म हो गई। चलिए अब फटाक से हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 विच इज कार्बन एंड कंपाउंड।
अगला चैप्टर है अपना कार्बन एंड कंपाउंड। ठीक, कार्बन एंड कंपाउंड की एक्टिविटी देखते हैं। इसमें कुछ लिस्ट बनाया है हमने, ठीक है, और फिर इसमें देखना है कि क्या खास बातें हैं क्या नहीं है। इसमें देखो ढेर सारे हमने लिस्ट बना दिए हैं, ढेर सारी चीज़ों को रख दिया है। एक्चुअली क्या है कि जब आप इन सभी कंपाउंड को देखेंगे तो इसमें जो मोस्ट ऑफ देम है ना, ये क्या होंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होंगे। सब में कार्बन पाया जाएगा मोस्ट ऑफ देम में। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन जो होता है ना, वो मोर देन 5 मिलियन कंपाउंड में पाया जाता है। तो इसीलिए हमको ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है कि जब इतने सारे कंपाउंड कार्बन के बनते हैं तो क्या है ये कार्बन। ठीक है, तो फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक, मेनी थिंग दैट यू हैव लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। ये सभी किसके कारण से बन पाए? कार्बन के कारण से। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो सारे कार्बन बेस्ड होते हैं। ठीक, ये है पहले एक्टिविटी में कि मोर देन 5 मिलियन कंपाउंड या बहुत सारे कंपाउंड में कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी में कह रहा है CH3OH, C2H5OH, C2H5OH एंड CH3COOH एंड दिस। कह रहा है कि क्या डिफरेंस है यार CH3OH और C2H5OH, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए आप बताइए इन दोनों में क्या अंतर है। तो मुझे तो ये दिख रहा है इन दोनों में बस CH2 का अंतर है। यहाँ पे CH3 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दोनों में अंतर देखेंगे तो CH2 का अंतर है। इसी प्रकार से यहाँ भी कितने का अंतर है? CH2 का अंतर है। यहाँ भी देखो कितने का अंतर है? CH2 का अंतर है। तो एक्चुअली यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज बताने की कोशिश किया है इसने कि ऐसे कंपाउंड जिसमें CH2 ग्रुप का अंतर हो या 14 mu का अंतर हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। क्या हम लोग इनको होमोलॉगस सीरीज कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अभी सेम एक्टिविटी में कह रहा है कि और बताओ, इज देयर एनी सिमिलरिटी? क्या इसमें सिमिलरिटी है? हाँ यार, सिमिलरिटी तो है, क्योंकि सभी में क्या है? OH ग्रुप मौजूद है। देखो CH3OH हो गया, C2H5OH हो गया, CH3H7OH हो गया, और ये ठीक, ये सभी क्या है? होमोलॉगस सीरीज में है, और इसमें कॉमन क्या है? OH ग्रुप है। तो क्या सिर्फ OH के साथ बनेगा? नहीं, आप हेलो ले लो, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, सबके में देखो हमने बना के यहाँ पे दे दिया। आप देख लीजिएगा, आप खुद भी बनाइएगा, सब में क्या है? CH2 ग्रुप का अंतर है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब कह रहा है नेप्थलीन ले लो, कैम्फर ले लो, अल्कोहल ले लो, ठीक है, और इसको हीट करो, बर्न करो। तो जब कैम्फर और नेप्थलीन को आप हीट करेंगे ना, तो येलो फ्लेम हमको मिलता है। वहीं अल्कोहल को जब बर्न किया गया हमको, तो क्या मिला? हमको ब्लू कलर का फ्लेम मिला। इससे क्या समझ में आया कि कैम्फर, नेप्थलीन, ये सब जो होते हैं ना, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं येलो कलर फ्लेम से ही जलते हैं, और पीछे राख वगैरह भी छोड़ते हैं, रेसिड्यू भी बचता है, कालिफ वगैरह ये सब। लेकिन जो अल्कोहल है ना, ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, और ये कैसे जलता है? ब्लू फ्लेम में जलता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट हो, जो कि इस एक्टिविटी से पता चलता है, तो क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबसन होगा। अगर हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई पर लिमिटेड कर दें तो इनकम्प्लीट कंबसन होगा। तो चाहे सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, दोनों में ही आपको क्या मिलेगा? येलो फ्लेम मिलेगा विथ सूटी फ्लेम, धुएं के साथ मिलेगा। तो सफिशिएंट सप्लाई अगर एयर का है तो सैचुरेटेड कंपाउंड किससे जलेगा? ब्लू फ्लेम में, अदरवाइज येलो फ्लेम में। डिपोजिशन की बात कर रहा है कि क्या डिपोजिशन होगा, तो नेप्थलीन और कैम्फर में डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी, पहले तो ये समझो कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको, जिसका कलर कैसा होता है? पर्पल। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है भाई साहब? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका काम होता है ऑक्सीजन को ऐड करना। अगर इथेनॉल को ले लें टेस्ट ट्यूब में और इसको जेंटली वार्म करें और इसमें थोड़ा सा क्या मिला दें? अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट मिला दें ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो देखा गया ये कि पहले तो क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर था वो रहता है, ठीक है, पर्पल कलर। थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो डिसअपियर हो जाता है उसका कलर। ठीक है, तो यही बातें कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ यार?
उसका कलर पहले तो था, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। एक्चुअली हुआ क्या, जितना भी अल्कोहल था ना वो क्या हो गया, यूज़ हो गया, उसमें कंज्यूम हो गया। तो जब तक अल्कोहल था तब तक तो उसका कलर दिखा, लेकिन फिर क्या हो गया, धीरे धीरे वो कंज्यूम हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो अल्कोहल एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। और इस प्रकार से क्या होगा कि उसका पर्पल कलर जो होगा डिसअपियर हो जाएगा। अगर हम लोग इस अल्कोहल का रिएक्शन करा दें किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक है, इस एक्टिविटी में यही दिखाया है, तो क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और हाइड्रोजन गैस के टेस्ट तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। तो अल्कोहल जो होता है सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। दिस इज द एक्टिविटी, ठीक है। कह रहा है कि पीएच को, इस एक्टिविटी में कह रहा है कि पीएच को आप क्या करिए, कंपेयर करिए किसके, एसिटिक एसिड के और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। कैसे, लिटमस पेपर से भी और यूनिवर्सल इंडिकेटर से। कह रहा है कि क्या दोनों लिटमस टेस्ट देंगे, बिल्कुल देंगे। दस द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या दोनों पे अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर पे देखेंगे तो कलर सेम दिखेगा, नहीं दिखेगा यार। एसिटिक एसिड कैसा है, वीक एसिड है, तो उसका कलर वो नहीं दिखेगा जो डाइल्यूट HCl के साथ दिखेगा, ठीक है। ज़्यादा रेडिश दिखेगा डाइल्यूट HCl का, उसका थोड़ा सा ऑरेंजिश या येलोइश साइड में होगा। चल, इस एक्टिविटी में कह रहा है कि इथेनॉल, यह है इथेनॉल CH3CH2OH, इसको आप क्या करो, इथेनोइक एसिड में मिलाओ। जब आप मिलाओगे ना, थोड़ी देर बाद आपको एक गुड स्मेल आएगी, अच्छी सी स्मेल आएगी। एक्चुअली क्यों आएगी वो स्मेल, क्योंकि यहाँ पे बन गया होगा ईस्टर, और ईस्टर जो होता है वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। और इसको हम लोग यूज करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, परफ्यूम वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये एक्टिविटी सिंपल सी है इसमें। अच्छा, एक बात और याद रखना, इथेनॉल को हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं और ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन को जिसमें इथेनॉल इथेनोइक एसिड से मिल करके ईस्टर बना लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। इस एक्टिविटी में कह रहा है कि CH3COH ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ। तो मैंने अभी बताया कि जहाँ भी कार्बोनेट होगा CO2 तो निकलेगा ही, बाकी एसिटिक एसिड Na के साथ रिएक्ट करके CH3CONA बना लेगा और पानी बन जाएगा। कह रहा है कि इस गैस को लाइम वाटर से पास कराइए, तो क्या होगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। और क्या होगा, कैन द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस टेस्ट। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कर सकते हैं हमको, ठीक है। और यहाँ से किस प्रकार से सॉल्ट बनेगा, ये रिएक्शन आप लोग देख लीजिए कि CH3COH जो कि एसिटिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, CH3CONA H2O और CO2 गैस निकलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करोगे तो सेम रिएक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक्टिविटी में देखो क्या करा है, 2 टेस्ट ट्यूब लो और उसमें क्या करो, 10 ml वाटर डाल दो, ठीक है। और दोनों में क्या करो, कुकिंग ऑयल दोनों में डाल दीजिए। दूसरे वाले में क्या करो, कुछ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन डाल दो ना, साबुन डाल दो। फिर दोनों को शेक करो कुछ देर तक। फिर कह रहा है कि क्या ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग देयर। जब उनको आप छोड़ेंगे तो क्या तुरंत ऑयल और वाटर का अलग अलग लेयर दिखने लगेगा, नहीं यार, थोड़ा टाइम लगेगा ना उनको, ठीक। फिर कह रहा था ऑयल लेयर सेपरेट्स आउट इन बोथ द टेस्ट ट्यूब बट दिस हैपेंस फर्स्ट इन द टेस्ट ट्यूब ए, ठीक है। जिसमें सोप सोल्यूशन होगा उसमें वो लेयर बाद में बनेगी। लास्ट एक्टिविटीज पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 10 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लो और 10 ml हार्ड वाटर ले लो। 2 तरह के वाटर होते हैं हमारे पास, एक डिस्टिल्ड वाटर होता है और एक हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। और कह रहा है कि दोनों में सोप सोल्यूशन को डाल दीजिए। कह रहा है किस में ज़्यादा फोम देखने को मिलेगा आपको, तो फोम यार डिस्टिल्ड वाटर में ज़्यादा देखने को मिलेगा, हार्ड वाटर में फोम नहीं दिखता हमको। उसमें एक वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कम, ठीक है। इसीलिए हार्ड वाटर में क्या करना होता है, उसको स्कम बनाने के लिए हमें डिटर्जेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है।
तो याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पे देखो पता है कि वाइल बाथिंग दैट फोम इज फॉर्म्ड विद डिफिकल्टी एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग विद द वाटर। जब हम लोग बात करते हैं उस समय जब साबुन लगाते हैं तो उसमें कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस जिसको स्कम बोलते हैं वो रह जाता है, फिर उसको पानी से धोने पे हटता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं ना, यही क्या करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर को बनाते हैं। इसलिए या तो आपको ज़्यादा सोप जरूरत पड़ेगी या फिर हम लोग इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिटर्जेंट को यूज कर सकते हैं क्लींजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो यही सारी एक्टिविटीज़ थी ना, जितनी भी एक्टिविटीज़ थी हमने सारी एक एक एक्टिविटीज़ देख लिया, वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। तो आप लोग इसको एक बार देख डालिए या अपनी किताब से रीड कर डालिए। ठीक है, और जब आप इसको ऐसे कर लोगे तो आप देखोगे कि इतने में ही आपका क्या हो जाएगा, 90% सिलेबस आपका ख़त्म हो गया है केमिस्ट्री का। ठीक है, 90% सिलेबस आपकी कंप्लीट हो चुकी है।